अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई ऑनरेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की इंतहाई सीनियर शख्सियत वज़ीर आला सिंध साईं कायम अली शाह साहब की कैबिनेट के इंतहाई वोकल मिनिस्टर रहे, ये सूबाई वजीर रहे और इंतहाई एक्टिव, बल्कि सबसे ज़्यादा एक्टिव मिनिस्टर के तौर पर रहे जितना अरसा इनके पास मुख्तलिफ वजारतों का कलमदान रहा। लेकिन इनकी अपोजिशन ये कह रही है कि ये इंतहाई मतलूब अफराद में से हैं इस वक्त जो दहशत गर्दी के हवाले से कुछ मामला चल रहे हैं ऑपरेशन कराची में, या इनके ऊपर कुछ करप्शन के इल्ज़ामात हैं जो अभी हाल ही में नैब ने एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है जिसमें वजारत इत्तलात का जब कलमदान इनके पास था तो उस वक्त जो करप्शन की कुछ चीज़ें हैं जिसमें इनके मुबैना तौर पर इन्वॉल्व होने के इम्कानात उसमें हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल शर्जील इनाम मेमन साहब, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शर्जील मेमन साहब। जिस तरह मैंने कहा कि आप इंतहाई मुतहर्रिक वजीर थे और जिस तरह आप हुकूमत को डिफेंड किया करते थे अपनी सूबाई सिंध हुकूमत को, और जिस तरह से आप हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर सामने नजर आते रहे, उसके बाद ये अचानक क्या हुआ कि अब आपका नाम जो है वो वज़रा की फहरिस्त से भी निकल जाता है, वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत रहनुमाओं की फहरिस्त से भी बाहर आके और अब वो नैब के मतलूब अफराद की फहरिस्त में आ जाता है? सर क्या हुआ ये? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जनाब कि आपने मेरा मौक़िफ़ सुनने का मुझे वक्त दिया। सबसे पहले मैं अर्ज़ कर लूँ कि मैं बिल्कुल कैबिनेट में रहा था एक एक्टिव मिनिस्टर के, जितना भी मेरी पहुंच थी, जितनी मेरी एक अपना एक विजन था उसके हिसाब से एक्टिव मिनिस्टर की तरह मैं रहा और जो भी मेरे पास पोर्टफोलियोज रहे उनको मैंने कोशिश की कि खुशउस्लूबी के साथ उनमें मैं काम कर सकूं, अपना रोल प्ले कर सकूं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद जो आपने बात की मैं उसको थोड़ा रोशनी दे दूं कि मैं अपने बेटे की एडमिशन के लिए मैंने छुट्टी ली और उसके बाद मुझे अपना एक सर्जरी भी थी, उसके लिए भी मैंने छुट्टी ली। जब मैं उस लॉन्ग लीव पे गया तब तक मैं मिनिस्टर भी रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अचानक जो है वो मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया और जब मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया तब तक मुझे किसी भी इदारे की तरफ से, मैं खुसूस तौर पर नैब का जिक्र करूंगा, ना ही कोई नोटिस, ना कोई इन्वेस्टिगेशन मेरी स्टार्ट हुई, ना ही मेरे खिलाफ कोई सबूत था और ना ही मुझे कभी किसी ने बुलाया या बताया कि जी आपके खिलाफ चल रहा है। अच्छा, मेरे जाने के बाद, मुल्क में जाने के बाद ईसीएल में नाम डालना वाकई एक बात तशवीश बात थी, क्योंकि नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो जब इंसान मुल्क में होता तब ईसीएल में नाम डाला जाता है। और जब फिर ये सारी चीज़ें हुई तो फिर मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मैंने कहा कि जी मेरा नाम ईसीएल में क्यों डाला गया है, क्योंकि नैब के पास एक सिस्टम है कि नैब की एक वेबसाइट है, उसको अगर आप भी विजिट कर लेंगे, हर महीने इनकी मीटिंग्स होती है नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में और जो जिन जिन लोगों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होती है उनके खिलाफ फिर वो फैसला करके फिर वेबसाइट पर नाम डाले जाते हैं कि जी इन लोगों के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। और पिछले 2-3 साल को देख लें और आज दिन तक भी जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, नैब ने मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की। लेकिन जब फिर मैं कोर्ट में गया, लेकिन नैब अदालत में रिपोर्ट जमा करवा चुकी है आपके खिलाफ। मैं अर्ज कर लूं, अदालत में भी कौन गया? ये नैब की रिपोर्ट भी सामने क्यों आई? क्योंकि मैं कोर्ट में गया। नैब ने मुझे, मैंने अभी तक बता रहा हूँ, आज दिन तक नैब अपने रिकॉर्ड में दिखा दे मुझे कोई एक नोटिस भेजा हो, सिंगल नोटिस। अच्छा, अगर मैं कोर्ट में गया, मैंने कोर्ट में इस्तदा की कि जी मेरे खिलाफ क्यों ईसीएल में मेरा नाम डाला गया है और पूछा जाए तमाम इदारों से कि जी क्या इसके खिलाफ आपके पास कोई केसेस है, कोई कंप्लेंट्स हैं। तो उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका इंटीरियर मिनिस्ट्री, उन्होंने आज दिन तक जवाब जमा नहीं करवाया, इन्होंने ईसीएल में नाम डाला है। लेकिन हमें फिर मालूम पड़ा कि जी उनको नैब ने लिखा था। फिर जब नैब से कोर्ट ने पूछा तो फिर उसके बाद कोर्ट में नैब ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है और मुख्तलिफ केसेस का जिक्र किया है। और वो केस अगर जिस तरह उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे सबसे बड़ा उन्होंने ब्लेम ये डाला है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होती हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होती है, इस तरह डेली न्यूज़पेपर्स में टेंडर नोटिस आते हैं, मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट आती हैं, तो बकौल उनके जी उसके लिए टेंडर्स नहीं किए गए और वो सेप्रा रूल्स की वायलेशन है। अच्छा, ये बताऊं कि सेप्रा में ये इंफॉर्मेशन की जो टेंडर नोटिस या कैंपेन्स जो हैं या जो टीवी चैनल्स पे कैंपेन्स चलती हैं, ये उसके ज़मरे में नहीं आती
और अगर नैब सही कह रही है तो मुल्क में 4 सूबे हैं और एक हमारा इस्लामाबाद है फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे। अगर उन 3 सूबों में हर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए कोई टेंडर नोटिस होते हों, या हमारे वफाक दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी जो कैंपेन्स आती है, जो टीवी पे आप देखते हैं, कभी पंजाब गवर्नमेंट की आ रही होती है, कभी दूसरी गवर्नमेंट की आ रही होती है, वहां पे अगर टेंडर नोटिस के थ्रू होती हो फिर आप सिंध गवर्नमेंट पे आप ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूं किसी सूबे में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती तो फिर ये सिंध से ये क्यों तवक्को की जा रही है कि वहां पे ऐसी प्रैक्टिस जो है वो वायलेट हुई या प्रैक्टिस को क्यों नहीं अपनाया गया? अच्छा, और रिपोर्ट में क्या है, इसको बेस बनाकर उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी करप्शन हुई और ये लॉ को जो है उसको उन्होंने वायलेट किया है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अफसरान, उनको भी देखना चाहिए कि पहले चारों सूबों की वो मंगवा लें प्रैक्टिस, उसके बाद फिर जो है इस तरह के कोई क्लेम्स करें। चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 26 अगस्त 2015 को, आज से तकरीबन 5.5 माह पहले, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को गिरफ्तार किया गया था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 या 29 अगस्त को, 2 या 3 दिन के बाद आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। तो डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी के फौरन बाद आपका पाकिस्तान से छोड़कर बाहर चले जाना और फिर इस किस्म के चीजों का सामने आना, और फिर वो जो आपके घर से कुछ पैसे निकलने वाली, घर से आपने उसकी तरदीद कर दी थी, तो इसमें फिर कोई ताल्लुक तो निकल रहा है कि आप शायद इन्हीं मुकदमात की वजह से बाहर निकल गए पाकिस्तान से? देखिए, 2 सवाल आप देखिए। पहले मैं डॉक्टर आसिम वाली बात करूंगा कि डॉक्टर आसिम साहब की गिरफ्तारी बिल्कुल हुई, लेकिन मेरा जो आना था, मैंने आपको कहा कि जो मेरा बड़ा बेटा है माशाल्लाह, उसकी एडमिशन के लिए मैं आया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं लंदन में बैठा हूँ और उससे मिलने ही आया हूँ और वो लंदन में वो पढ़ रहा है। उसकी एडमिशन के लिए ज़रा मुझे जाना था, इसलिए मैं गया था। ब्रेक शामिल करनी है। आप अपने के एडमिशन के सिलसिले में गए हुए, लेकिन लग यूँ रहा है कि आपने खुद भी एडमिशन ले लिया, बाहर ही को पढ़ने का इरादा आपका लग रहा है, जितना तवील आपका क़याम हो गया है। एक शॉर्ट ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम व्यूअर्स। एक हाई प्रोफाइल शख्सियत सिंध की साबिक वजीर रह चुके हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, और अब उनका प्रोफाइल में कुछ इल्ज़ामात का इजाफा हो चुका हुआ है। करप्शन के इल्ज़ामात हों, कुछ उज़ैर बलोच से मंसूब कुछ बयानात हों जो इनके खिलाफ हो, दहशत या टारगेट किलिंग के हवाले से कुछ इल्ज़ामात इन पर लग रहे हैं। लंदन से हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद है एक्सक्लूसिवली सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं अगर आपके असासे जो 30 जून 2014 तक जो आपने खुद जिनके बारे में आपने आगाह किया इलेक्शन कमीशन को, अगर मैं आपके सामने रखूं तो कराची डिफेंस में 2 बंगले आपके तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत, तकरीबन 1,20,000 का 120 गज का आपका प्लॉट, 1 करोड़ 37 लाख की तकरीबन आपकी 80 एकड़ से जायद ज़रई अराजी है। दुबई में आपकी अहलिया के नाम 9 करोड़ 89 लाख का एक बंगला है। दुबई में 2 फ्लैट्स की बुकिंग आपने करवाई जिनकी मालियत 2 करोड़ 50 लाख। फिर दुबई में आपकी अहलिया के नाम पे एक बिजनेस है जिसकी मालियत 30 लाख के करीब है, इंटरनेशनल गल्फ ग्रुप के नाम से। पाकिस्तान में मावी प्रॉपर्टी नेटवर्क के नाम से एक बिजनेस, 15 लाख उसकी मालियत। तकरीबन 3 करोड़ 95 लाख 70 हज़ार रुपए की मालियत की गाड़ियां जो हैं वो आपकी मिल्कियत में है। 65 लाख रुपए को कैश इन हैंड और 1 करोड़ 91 लाख एक बैंक में आपका कुछ रकम है। 44 लाख 66 हज़ार का बैलेंस एक बैंक में है और 3 करोड़ 97 लाख के आप मखरूज है। ये आपने असासे अपनी वेल्थ खुद डिक्लेयर की थी 2014 के मुताबिक। तो क्या आप कायम है इसके ऊपर कि नैब जितने इल्जामात आप पे लगाए, आपके सियासी मुखालिफिन इल्जामात लगाए कि आपने बहुत पैसा बनाया वजारत इत्तलात से या और वजारतों से, आप कायम है कि आपके पास बस यही असास है या कुछ और है? देखिए, मैं आपको बताऊं तो आप असासे पढ़ रहे हैं 2014 के। अगर मुझे पहले बता दें कि आप इन असासों पे भी आएंगे तो मैं आपको बोलता कि आप 2006 के मेरे असासे भी जरूर पढ़ें। 2006 में मैंने पॉलिटिक्स अभी ज्वाइन भी नहीं की थी, मतलब वैसे सियासी वर्कर तो मैं था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए 2007 में। अगर 2006 के असासे आप देखेंगे तो मेरे कराची में, जहाँ पे आप 2 मकान बता रहे हैं, वहाँ पे मेरे 3 मकान थे। जहाँ पे कैश इन हैंड आप मुझे बता रहे हैं 65 लाख, उस वक्त मेरे पास कैश इन हैंड कोई 3 करोड़ प्लस थी। दुबई में मेरा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह वो 2003 से मेरा शुरू था और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मेरी पहले से थी। ज़ाहिर है वक्त पे जब इंसान अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस प्रॉफिट्स भी देता है,
तो बिजनेस ग्रो करता है, चीजें इंसान की बढ़ती हैं, एसेट्स बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज अपनी डिक्लेयर की हुई है, कोई चीज हिडन नहीं है। और अगर सिर्फ ये नहीं कि आपके पास कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स आ गए, ये आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मिलेंगे। तो मैंने अपनी हर चीज जो है वो डिक्लेयर की हुई है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें अभी आपने कुछ चीजें मिस कर दी हैं, और शायद आपके पास कुछ पेपर्स में मिसिंग है, और भी जो मेरी सिंध में प्रॉपर्टीज हैं और जमीनें हैं वो सारी मैंने डिक्लेयर की हुई हैं। राइट जी। नबील गबोल साहब, पहले पीपल्स पार्टी में आपके साथ एमक्यूएम में गए, वहां से भी बाहर आ चुके हुए हैं। कर आप आते थे, और अभी आप उसके पास क्राइसलर जो गाड़ी देखे गए वो भी उजैर बलोच ने उसको गिफ्ट किया है। उसके पास पहले तो वो येलो कैब जो टैक्सी उस जमाने डाइवू का होता था, मिनिस्टर एमपीए बनने के पहले वो होता था। मुझे शॉर्टली ब्रेक पे जाना है। जो गाड़ी कह रहे हैं कि आपने उजैर बलोच से ली और कुछ और गिफ्ट्स लिए, ताइफ लिए, कोई गाड़ी ली आपने उजैर बलोच से? देखिए जी, उजैर बलोच से क्या, मैंने आज तक जिंदगी में किसी से कोई गिफ्ट नहीं लिया, और ना ही मैं उन शख्सों में हूँ कि जो कि लोगों से ताइफ लेता रहूं। मैंने किसी से भी आज तक कोई गिफ्ट नहीं लिया। राइट जी, चलें एक शॉर्ट कमर्शियल, वापस आते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब, उजैर बलोच का सामने आना, पहले सौलत मिर्जा का सामने आना एमक्यूएम के हवाले से, फिर कहा जा रहा था कि उजैर बलोच जब सामने आएगा तो पीपल्स पार्टी के बारे में एमक्यूएम से भी ज्यादा चौंका देने वाले इंकशाफात होंगे, जिसमें से एक जो मुलजिम के तौर पर सामने आया वो शर्जील मेमन साहब भी सामने आए। एक ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम व्यूअर्स। शर्जील इनाम मेमन साहब, साबिक सूबाई वजीर, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब, उजैर बलोच की गिरफ्तारी हो चुकी है, उजैर बलोच से मंसूब इंकशाफात का सिलसिला किस्तवार जारी है, और उजैर बलोच के बारे में आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा, चाहे वो फरियाल तालपुर साहिबा हों, चाहे वो कायम अली शाह साहब हों, चाहे वो कुछ और शर्मिला फारूकी साहिबा हों, कुछ और लोग, सब कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि ये जो सेल्फियाँ हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है उससे। तो आपकी भी कोई सेल्फी बनी हुई है उजैर बलोच साहब से, या आपका कोई ताल्लुक है? आप तस्लीम करते हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों का ताल्लुक रहा है शर्जील उजैर बलोच से? देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर लूं, आपने ब्रेक में जाने से पहले एक कमेंट किया कि जी शर्जील मेमन जो है उजैर बलोच के केस में मुल्जिम के तौर पर साबित आए हैं। एक तो मेरे ख्याल से ये कमेंट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं सर, साबित नहीं, मैंने कहा जो इंकशाफात हो रहे हैं उसमें आपका नाम है, मैं उस पर आऊंगा भी, जो उसने बयान उससे मंसूब किया जा रहा है। कह सकते हैं, मुल्जिम नहीं कह सकते। अच्छा खैर, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरी आज तक कोई तस्वीर उजैर बलोच के साथ मौजूद नहीं है, और मैंने वो वाहिद शख्स हूं जो कह रहा हूँ कि हाँ मैं उजैर बलोच से मिला हूँ, जिसकी कोई तस्वीर भी सामने नहीं है। और मैं 3-4 दफ़ा मिला हूँ, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार मिनिस्टर था, और जब लियारी में वहाँ पर कच्ची राब्ता कमेटी और अमन कमेटी के दरमियान क्लैशेस हुए, और उसमें कुछ कच्ची राब्ता कमेटी के साथ ज्यादतियाँ भी हुई, तो मैं कच्ची राब्ता कमेटी के लीडरान से भी मिला। उस वक्त मेरे साथ होम मिनिस्टर उस वक्त का जुल्फ़िकार मिर्जा भी था, दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमा भी थे, और हमने दोनों के पास अलग अलग गए, फिर मीटिंग्स हुई, फिर हमने इनका मुश्तरका तौर पर लियारी में जलसा रखा, जिसमें बलोच रहनुमा और वो कच्ची कम्युनिटी के लोग सब साथ थे, और पब्लिक को ये मैसेज था कि जी अब कोई मजीद लड़ाई नहीं है, और जो भी झगड़ा चल रहा है उसके सीज फायर करवाना, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जी मुसालती तरीके से हमने कोशिश की। तो उस सिलसिले में मैं जरूर 2-3 दफा मिला हूँ। दूसरी बात आपको मैं कर दूं कि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, नबील गबूल टाइप के लोग, असल में प्रॉब्लम यह है कि मीडिया जिसको दिखाना चाहे, जिसको ज्यादा मौका देना चाहे, उसको इतना रिपीटेडली दिखाता है कि वो उनकी जो खामियां हैं या उनकी जो कोताहियां हैं वो फिर वो इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं। हमने इसलिए आपको पूरा 1 घंटे का मौका दिया है, कोई आपके साथ और मेहमान शामिल नहीं किया, ताकि आप मैं आपका नाम नहीं ले रहा भाई, मैं ये कह रहा हूँ मकसद कि हर चैनल जैसे नबील गबूल को बैठा दिया जाता है, आज भी किसी चैनल पे नबील गबूल को बिठाकर कलाम पाक उसके सामने रखें और उसको बोलें कि उजैर बलोच से उसके क्या मरासिम थे, रहमान डकैत के साथ उसके क्या मरासिम थे, और आज दिन तक भी गफ्फार जिक्री और अरशद पप्पू इस गैंग को बाकायदा सपोर्ट नबील गबूल करता था या नहीं करता था। एक और बात मैं कह दूं आपको, लियारी से पुलिस ने एक टेररिस्ट को पकड़ा जिसने कहा कि नबील गबूल जो है वो वेपन सप्लाई करता है और गैंग वॉर को सपोर्ट करता है, जो कि गफ्फार जिक्री ग्रुप और अरशद पप्पू ग्रुप के लोग थे। और डीआईजी साउथ, जो इस वक्त भी डीआईजी साउथ है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस शख्स के कन्फेशन स्टेटमेंट है और आज वो शख्स गिरफ्तार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी नबील गबूल से कोई सवाल ये नहीं करता कि असल जो लोग क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वाले, जमीनों पे कब्जा करने वाले या इस तरह के जितने भी क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, वो आज इनोसेंट की तरह आके और बड़े हीरो की तरह बताते जी मैंने ये कुर्बानी दी और मैंने
इस तरह चीजें की, हालांकि उन लोगों के खिलाफ रियल एविडेंस है और वो लोग रियल क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वाले, पैट्रोनाइज करने वाले लोग हैं। लेकिन आज उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता। और जिन लोगों का कभी दूर दूर तक क्राइम से कोई जिन लोगों का दूर दूर तक क्राइम से कोई वास्ता नहीं है, उनकी तस्वीर को या उनकी बातों को जोड़कर इस तरह के मफरूजे बनाए जाते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि सरासर गलत है। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। मैं अब शर्जील इनाम मेमन साहब, आपको उज़ैर बलोच की अहलिया ने चंद रोज पहले जिन शख्सियात का नाम लिया जिसमें आपका नाम भी शामिल है कि आप वहां आते रहे, जरा क्या कहा उन्होंने? शर्जील मेमन ज्यादा आते थे, कादिर पटेल यहाँ आया करता था, और सईद गनी साहब यहाँ आए थे, और उसके साथ नजमी आलम साहब आए थे। उज़ैर के साथ बैठते थे, उठते बैठते थे। यहाँ पर तो कई कई घंटों तक यहाँ रहते थे उज़ैर के पास। वो अब वो कह रहे हैं कि उज़ैर को नहीं पहचान रहे, क्यों? राइट जी, ये कुछ और लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं पहचानते, आप तो कह रहे हैं कि आप मिले हैं, अगरचे कोई तस्वीर वगैरह नहीं। लेकिन मैं अब आपको दोबारा जरा नबील गबोल साहब ने जो आप तो कह रहे हैं कि आप एक मिनिस्टर की कैपेसिटी में हालात को बेहतर करने के लिए मसालियत का रोल प्ले करने के लिए गए थे, लेकिन नबील गबोल साहब ने क्या कहा है कि आप किस रोल के लिए गए थे, सुनिए। कौन रात के 3 बजे उज़ैर के घर लियारी में जाकर उसके स्विमिंग पूल में चड्डी में नहाता था? एक जमाने में फिर जब जुल्फिकार मिर्जा जाने लगा, उसके बाद शर्जील मेमन, कादिर पटेल, ये सब जाते थे वहां पर। आप जाते थे लियारी में, उज़ैर बलोच से मीटिंगें करते थे, उनका खाना खाते थे। आप लोग ने तो पीपल्स पार्टी को बर्बाद किया। आप लोग वो जिसको मोहतरमा जानती भी नहीं थी, आप लोग जैसे लोगों ने आके पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद किया, लियारी को तबाह बर्बाद किया। राइट शर्जील भाई, एक तरफ उनकी एहलिया की स्टेटमेंट सुन ली, एक तरफ आपने नबील गबोल साहब की स्टेटमेंट सुन ली, अब जवाब दीजिए सर। देखिए जी, नबील पे जो मैं तबसरा कर सकता था कर लिया, और मुझे पता है कि उस पर कितना तबसरा करना है, और वक्त आने पर उससे ज्यादा तबसरा भी करूंगा। दूसरी बात, आपने उज़ैर बलोच की एहलिया की बात की, तो मैंने कब मना कि उन्होंने ये कहा कि शर्जील आते थे, तो मैंने कहा कि मैं 2-3 दफा मिला हूं, और मैं ये भी कह सकता हूँ 2-3 दफा से ज्यादा मेरी उज़ैर बलोच से कोई मीटिंग नहीं हुई है। किसी क्राइम के हवाले से सवाल ही पैदा नहीं होता, या किसी जुर्म करवाने के लिए, या उसकी मदद करने के लिए, या उसको हेल्प करने के लिए, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरी बात ये कि सारे मीडिया ये खबर चला रहे हैं उज़ैर बलोच की एहलिया की, कि वो कह रहे हैं कि फलाने फलाने मिलते थे, और लोग उसको, और उससे कुछ ज़्यादा खबरों को भी लोग बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन उज़ैर बलोच की एहलिया तो ये कहती हैं कि जी वो तो एक समाजी वर्कर था। अगर उज़ैर बलोच साहब की एहलिया की सारी खबरें हैं, उनको आप बयान बनाकर बनाते हैं, और उनको अगर आप बनाते हैं कि जी ये बिल्कुल सच है, तो फिर तो आप उनको गिरफ्तार भी कर क्यों बैठे हुए? देखिए, मैं समझता हूं कि देखें, इस वक्त उनकी फैमिली के साथ बिल्कुल उनकी फैमिली का कोई कसूर नहीं है। जो जुर्म उज़ैर ने किए हैं उसको उसने फेस भी करना है, और अगर उसने जो भी जुर्म किए होंगे उसको सजा भी उसको मिलेगी। लेकिन इस वक्त उनकी एहलिया के स्टेटमेंट लेना, उनके इंटरव्यू लेना, और फिर उससे पूरी पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल करना, या एक विक्टिमाइज बनाना, पूरी पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज करना, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। कोई भी शख्स इंडिविजुअल तौर पे अगर मैंने, हाँ, जाती तौर पर अगर मैंने कोई गुनाह करवाया होगा, कोई गलत काम करवाया होगा, डेफिनेटली मैं भी फेस करूंगा उस चीज को। लेकिन एक चीज है शर्जील साहब, एक चीज ना, अगर चीफ मिनिस्टर अगर पॉलिटिकल लोगों को जबरदस्ती आप क्रिमिनल्स की सूरत में पेश करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। सर, अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो जाएंगे तकरीब में, या मिनिस्टर्स अगर मिल रहे होंगे उज़ैर बलोच से, जो गैंगस्टर के तौर पे जिसका तासुर सामने आया, एक माफिया के तौर पर सामने आया, एक टारगेट किलर के तौर पर सामने आया, एक दहशतगर्द के तौर पर जिसका तासुर सामने आया, उससे अगर चीफ मिनिस्टर उसकी तकरीब में जाए, उससे गले मिल रहे हो, एक सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर साहिबा वो जाए वहां पे, शर्मिला फारूकी साहिबा की तस्वीरों, आपने खुद कहा कि आप गए अगरचे मसालियत के लिए गए, तो फिर किस कैपेसिटी में सर? ऐसे लोगों को तो जिस महफिल में है उस महफिल से बायकॉट कर देना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल शख्सियत है। ये बात पीपल्स पार्टी की तरफ से बेशतर दफा आ चुकी है कि वो तकरीब जो है पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड एमपीएस की तरफ से थी, नंबर 2 उज़ैर बलोच की तरफ से नहीं थी। एक और चीज मैं वादे कर लूं कि जब से उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुआ है, सारा मीडिया पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल क्यों कर रहा है? क्यों नहीं मारवी मेमन साहबा को से पूछा जाता? क्यों नहीं गौस अली शाह साहब से पूछा जाता? क्यों नहीं पीटीआई के लीडर्स, एएनपी के लीडर्स, जमायत इस्लामी के लीडर्स, नेशनलिस्ट पार्टीज के लीडर हमारे सिंध के, कितने लोगों की उनसे मुलाकातें नहीं हुई? कितने लोगों के जलसों में उन्होंने सपोर्ट नहीं की? उनके जलसों में अमन कमेटी के लोग बाकायदा पीटीआई के जलसों में नहीं गए, लेकिन सिर्फ वन साइडेड एक किसी साजिश के तहत आप पीपल्स पार्टी को सिर्फ मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट वे। अगर मीडिया का है तो आप उतना ही, जितना आप ये करते हैं उतना ही आप पीएमएलएन के लीडरों का भी करें, वो भी आज अहम ओहदों पे मौजूद है। उसके अलावा मैं कहूंगा कि राना सनाउल्लाह जो कि सूबाई वजीर पंजाब थे, उनके साथ
जो बैंड आउटफिट्स के लोगों के जलसे में शिरकत, उनकी तकारीर, उनकी एक गाड़ी में ट्रैवल करना, ये चीजें किससे छुपी हुई हैं? या इसी तरीके से पंजाब की चीफ शहबाज शरीफ साहब का जब बयान आया कि तालिबान पंजाब पे हमला ना करो, हम आपके नजरिए के हामी हैं, तो उनको क्यों नहीं इंटरोगेट किया जाता? या आज एक मौलाना साहब बैठे हुए इस्लामाबाद में, जिन्होंने पूरी फेडरल गवर्नमेंट को, पूरे हमारे दारुल हुकूमत को यरगमाल बनाया हुआ है, जुम्मे के दिन जो है आपके मोबाइल फोन बंद करना पड़ते हैं, क्यों नहीं इतने प्रोग्राम उसके लिए किए जाते? सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक पे जाना है शॉर्टली। अगर आप एक चीज पे कमेंट कर दें तो उसके बाद फिर मैं ब्रेक पे जाऊं, मजीद आगे इसको जारी रखते हैं। आज से चंद महीने पहले एक बड़े पाकिस्तान के अखबार के अंदर एक खबर छपी, जिस खबर में ये कहा गया, और ये बात उस चैनल के एक टीवी प्रोग्राम के अंदर भी सामने आई, कि उज़ैर बलोच ने दुबई में जब वो था और उसने वहां पे हुकाम को जो बयान रिकॉर्ड करवाया, उस बयान में उसने जुल्फ़िकार मिर्जा, उवैस मुजफ्फर टप्पी, कुछ और बड़ी आला शख्सियात के साथ साथ आपका नाम भी इस्तेमाल किया कि आप लोग टारगेट किलिंग के अहकामात देते थे और आपके ईमा पर टारगेट किलिंग की जाती थी, लोगों को कत्ल किया जाता था। हेलो जी जी शरील साहब। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि आप एक की बात में भी कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कह रहे हैं कि दुबई में वो अरेस्ट हुए और दुबई में उन्होंने बयान दिया। हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहती हैं कि वो पाकिस्तान में अरेस्ट हुए। अब दुबई वाले बयान को माना जाए या पाकिस्तान वाले बयान को माना जाए, एक दूसरी बात। सर ये तो खबरें आई ना कि इंटरपोल के जरिए से उसको दुबई से वापस लाया गया। सिंध की पुलिस की एक टीम भी गई थी, अगर आपको याद होगा, शायद 3 अफसरान पर मुश्तमिल उसको लेने के लिए। तो मुख्तलिफ जगहों पे हुकाम ने उससे कुछ स्टेटमेंट और वो खाली वापस आ गई थी। तो उन्होंने सिंध पुलिस ने कहा कि जी वहां पे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो सिंध पुलिस की टीम तो खाली वापस आ गई थी। लेकिन अगर आप दुबई के बयान को जोड़ेंगे टेक्निकली, तो जो कराची में बयान होगा उसमें बहुत बड़ा तजाद होगा। दूसरी बात ये मैं एक वाजे कर दूं कि ये मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा का क्राइम से या क्रिमिनल से कोई इस तरह का लिंक नहीं है, और ना ही पीपल्स पार्टी के किसी शख्स ने ये प्रैक्टिस की कि किसी को मरवाए। अगर पीपल्स पार्टी का ये वतीरा हो तो सिर्फ हम कराची की पार्टी नहीं है, हम पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। फिर पाकिस्तान भर में हमारे गैंग्स होते हैं, फिर सिंध में भी हमारे दीगर इलाकों में गैंग्स होते हैं, फिर पंजाब में भी गैंग्स होते हैं, KPK में होते हैं, बलूचिस्तान में होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में होते हैं। हमारी हुकूमतें तो हर जगह पे रही हैं, फिर सिर्फ क्यों कराची में हमें गैंग की जरूरत पड़ी। बिल्कुल आपने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया। आपकी टेक आगे सर। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ और आम सवाल है। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है, खुसूसी तौर पर लंदन से। ब्रेक के बाद वेलकम। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है लंदन से, खुसूसी तौर पर बहुत सारी अहम चीज़ें जो उनसे वाबस्ता हैं, उनसे मुंसलिक हैं। पूरी तरह से हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। ऑब्वियसली वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के जवाब दे रहे हैं। शर्जील मेमन साहब, जब आप पाकिस्तान में मौजूद थे, जब जरदारी साहब पाकिस्तान में मौजूद थे, उस वक्त एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, सिंध एपेक्स कमेटी की कराची में, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब भी मौजूद थे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस एपेक्स कमेटी की मीटिंग में जहां और मामला डिस्कस हो रहे थे, करप्शन के हवाले से भी कुछ बातें कही। जब चीफ साहब ने ये बातें कही तो जरदारी साहब ने चिट के ऊपर कुछ लिखा और वो चिट उन्होंने आपके हवाले की। फिर आपने उस चिट को शायद मुराद अली शाह साहब जो वजीर खजाना, उनके हवाले किया। तो उस चिट में क्या लिखा हुआ था सर जरदारी साहब ने? मेरे ख्याल से कि अगेन एक मफरूजों पे मफरूजे मीडिया पे चल रहे हैं। एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें जनरल राहील शरीफ साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, और हमारे को चेयरमैन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी थे। उसमें करप्शन के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और जो भी सपोर्टर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ किस तरह एक्शन किया जाए वो बातचीत थी। उसमें ना ही जरदारी साहब ने कोई चिट मेरे हवाले की, ना ही मैंने मुराद अली शाह साहब के हवाले की। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास मीडिया में एक ये तसलसल बन गया कि किसी भी चीज़ को एक दफ़ा कहना है, फिर 2-4 लोगों ने उसको रिपीट करना है, तो लोगों ने एक जहन में एक परसेप्शन बना देनी है किसी के हवाले से भी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी मीडिया से भी और तमाम लोगों से कि खबर और जर्नलिज्म की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जब तक किसी चीज़ की एविडेंस ना हो, जब तक किसी चीज़ के लिए कोई ऑथेंटिक चीज़ ना हो, इस तरह हम लोग एक बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लूम जाके सर वो इसीलिए सर आपके एब्सेंशिया में बात नहीं कर रहे ना, यानी चिट के हवाले से आपसे बात है, आपकी मौजूदगी में बात कर रहे हैं ताकि आप उसकी तरदीद कर दें जिस आपने कर दी। इससे बेहतर क्या हाल हो सकता है सर? नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, प्लीज मेरे किसी भी जवाब को आप ये ना समझें कि मैं आपके ऊपर कोई बात कर रहा हूं। मैं एक मुझे आपने आज मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है
इसमें मैं खुल के सारी बातें कर सकता हूँ। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। तो मैं कोई बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट ऑन यू, मतलब मैं बोलूँ जनरली कि भाई यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली कुछ एंकर्स रात को बैठकर एक स्टोरीज बैठ के बनाते हैं, मतलब और वो स्टोरीज क्या होती है, जैसे फिल्मी कहानियां होती है एग्जैक्टली, कि जी ये हो गया, फलाना हो गया, फलाना गिरफ्तार हो गया, फलाने की लॉन्च हो गई, फलाना के घर से ये हो गया, और फिर लोग उसको असेंबली में बैठ डिस्कस कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अब इस ट्रेंड से हटना चाहिए। खबर बिल्कुल ठीक मेरे काम में खबर जरूर आनी चाहिए, ख्वाहिश सर खबर नहीं बननी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अभी सर उजैर बलोच की एक स्टेटमेंट आई थी कि उजैर बलोच जो है वो उसके और लोग जो है वो कराची के अंदर या सिंध में बाज साफियों को 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक महाना दिया करते थे, बाज को तोहफ दिया करते थे, कीमती मोबाइल भी, किसी का इलाज करवाना है तो इलाज करवाते थे। आप वजीर इत्तलात रहे हैं, अब मैं चले अपने पेशे की बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको कोई ऐसी खबरें मिली कि साफी पैसे लेते हैं वहां से उजैर बलोच से या ऐसे गैंगस्टर से? मैं ऑनेस्टली बताऊं जी, मैंने कोई चीज देखी नहीं है, और मेरी कतन आदत नहीं कि मैं मफरूजों पे बात करूं। हो सकता है वो किसी को देता हो, कोई उसे लेता हो, कोई उसे नहीं देता हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे सहाफ़ी हमारे नहीं है। हमारे मेजॉरिटी सहाफ़ी बहुत अच्छे हैं और प्रोफेशनल हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी प्रोफेशनल जर्नलिज्म को फॉलो करें। तो मैं नहीं समझता कि सहाफ़ी जाके कोई लिफाफे लेते होंगे या एंकर जाके पैसे लेते होंगे। राइट सर, राइट सर। आपके दोस्त आप कहते रहे हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, वो पहले दोस्त थे, उनके बयान से लगता है कि शायद दोस्ती नहीं थी, कुछ और था। तो मैं जरा चाहूंगा उस पर भी आप कौम को बता दें कि दोस्ती थी या नहीं थी, क्या ताल्लुक था। पहले जरा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं चंद महीने पहले इंटरव्यू में आपके बारे में सुनिए। उनको एटलीस्ट ईसीएल पे डालना चाहिए। शर्जील मेमन टॉप करता है इस वक्त जो एग्जिस्टिंग कैबिनेट है सिंध गवर्नमेंट के। वो दुबई इस तरह आता जाता है जिस तरह मनी लॉन्ड्रर्स और खेपिए आते जाते हैं, इस तरह आ रहा है। मैंने सुना है कि वो 2-3 दिन बाद फिर आ रहा है, कोई डील करके सुनाई दे रहा है, किसी से बातचीत करके आ रहा है या बातचीत करने आ रहा है। तो ऐसे लोगों को तो पहले दिन ईसीएल पे डालना चाहिए था। चले, आप कह रहे हैं सर ईसीएल पे को डाला, वो कह रहे हैं पहले दिन डालना चाहिए। अच्छा, अब आपने भी एक दफा कहा था उनके बारे में, और नबील साहब ने भी, जरा वो भी सुनिए। शर्जील मेमन को एमपीए बनाया जुल्फ़िकार मिर्जा ने, और शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी का नहीं, वो जुल्फ़िकार मिर्जा के ही साथ जाएगा। तो अगर जुल्फ़िकार मिर्जा लंदन जाता है तो वो वहां भी जाएगा, अगर जुल्फ़िकार मिर्जा कहीं और जाता है वो वहां उसके पीछे जाएगा। दोस्ती मेरी जुल्फ़िकार मिर्जा साहब से है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी है दोस्ती हमारी टूट नहीं सकती। राइट सर, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। आप कह रहे हैं दोस्ती पहले भी थी, आज भी है। मिर्जा साहब कह रहे हैं आपका नाम ईसीएल में आना चाहिए। सर ये दोस्ती है, ये क्या है? देखें जी, मैं बिल्कुल ये चीज मानता हूँ कि जुल्फ़िकार मिर्जा से मेरी दोस्ती थी, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो शख्स दोस्ती के काबिल भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद जो उसने हरकतें शुरू की, और सर जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का नाम, उसका वो किस्सा क्या होगा, और उसको बनाने में आसिफ अली जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन मैं खैर अब दोस्ती नहीं, इसका मकसद नहीं कि मैं वही जुबान इस्तेमाल करूं जो जुल्फ़िकार मिर्जा करता रहा है। असल में एक फ़र्क होता है, एक शख्स आपको कोई गाली देता है और वो कोई घटिया हरकत करता है, और अगर वो आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप वही चीज़ करो, तो आपके अपने एक मिजाज होता है कि क्या आप वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें कोई डर या खौफ नहीं है, कोई डर या खौफ कतन नहीं है। मैं जो इस तरह के लोग बातें करते हैं उनको उसी लैंग्वेज में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ज़र्फ की बात कर रहे हैं, नहीं अपना अपना ज़र्फ होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। जहां तक बात की, चले लास्ट क्वेश्चन सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर। आप भी बाहर हैं, अब्दुल कादिर पटेल साहब भी बाहर हैं सर, उवैस मुजफ्फर टप्पी साहब भी बाहर हैं, जरदारी साहब भी बाहर हैं। तो कोई आपस में राब्ता हुआ आपका पांचों शख्सियात का, मुल्की हालात के बारे में, सिंध कराची के हालात के बारे में, वापसी के बारे में, कि जी चलें चारों इकट्ठे वापस चलते हैं जी, देखते हैं क्या होगा, फिर देखा जाएगा। पहले मैं एक बात कर लूं, जो नबील ने बात की कि जुल्फ़िकार मिर्जा ने शर्जील को एमपीए बनाया। जब मैं एमपी बना तो मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने टिकट दी, और तब तक मेरा जुल्फ़िकार मिर्जा को मैं जानता तक भी नहीं था, सिर्फ नाम सुना हुआ था, कभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो ये बात नबील की गलत, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ जिसके मुंह पे जो बात आ जाए वो खबर है। खबर इस तरह नहीं बनती, खबर के लिए कुछ हक़ाइक़ को भी देखना पड़ता है, कुछ पास को भी देखना पड़ता है। जहाँ आपने कहा बिल्कुल जरदारी साहब से हम राब्ते में हैं, वो हमारे को चेयरमैन भी हैं, और मैं समझता हूँ कि जो उनकी कुर्बानियाँ हैं पीपल्स पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए, तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। और उन्होंने अपने जब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो जो उन्होंने जिस तरह आइन को अपने असल सूरत में बहाल किया, पार्लियामेंट को मजबूत किया, और जो सूबों की जो एहसास महरूमी थी उसको जिस तरह जरदारी साहब ने उसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ कि आज भले एक मीडिया ट्रायल उनका सबसे ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जाती है
तो हिस्ट्री सब चीजों को बताती है। आज अगर वजीर आजम नवाज शरीफ सर, सिंध के अवाम, सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के वर्कर अपनी चारों शख्सियात के लिए आंखें जो हैं वो फर्शेरा किए हुए हैं, कब आमद कब है सर आपकी? देखें जी, मैं इसीलिए ही अर्ज कर लूं कि कोर्ट में मैं गया हूं और मैंने अदालत से यही इस्तदा की है कि मेरा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम खत्म किया जाए और अब जो केसेस सामने आए जिनका पहले वजूद नहीं था ईसीएल में आने के बाद, उन सारे केसेस को मैं फेस करना चाहता हूं और जहां जहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी वहां पे मैं खुद पेश होऊंगा, अपनी सफाई पेश करूंगा। अगर ये कहीं पे तासुर हो कि जी मैं गलत बयानी कर रहा हूं या मुझ पे जो भी इल्जाम लगा हुआ है वो सही है, तो फिर मैं कहूंगा कि मुझे गिरफ्तार होना चाहिए। और अगर मैं इस सारे इल्जामात को सिर्फ एक मफरूज या जाती ख्वाहिश, सर मैं वैसे कानूनी माहिर तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि ईसीएल में अगर नाम हो तो आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, ईसीएल में नाम हो तो आप मुल्क में आ सकते हैं। मैं वैसे माहिर तो नहीं हूं, लेकिन मेरा जो अदना सा बतौर तालिब इल्म सर जानता हूं, तो ईसीएल में अगर नाम है तो वापस तो आप आ सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईसीएल में नाम में मैं आ सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं एक आजाद शहरी की तरह ही रहूं। तो जब मैं पाकिस्तान अपनी मर्जी से आऊं तो तब अपनी मर्जी से वापस भी जा सकूं। फिर मुझे 2-2, 4-4 साल तक, या जिस तरह चौधरी निसार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे लोग भी ईसीएल में शामिल थे जिनका 25-25 साल से नाम मौजूद था ईसीएल में, तो मैं उस तरह की अपने आप को उसमें नहीं लाना चाहता पोजीशन पे। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा नाम ईसीएल से हटाया जाए। मैं उन तमाम केसेस को फेस करने के लिए मैं आना चाहता हूं और मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वापस आऊंगा और मुझे ये सारे इल्जाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, साबिक सूबाई वजीर, कई कलमदान इनके पास रहे कई वजारतों के। आप इनसे 100% इत्तेफाक भी कर सकते हैं और आप इनसे 100% इख्तलाफ भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जायजा।